स्वागत है बच्चों आपका क्लास 7 हिस्ट्री के सेकेंड वीडियो में। हम लोग पिछली वीडियो में इस चैप्टर का चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उसके प्रश्न उत्तर का। ठीक है, तो होप है कि आप लोग याद करके रखे होंगे कुछ जो भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें या फिर भरें। 16वीं सदी के आरंभ में किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया? तो याद होगा क्लास में हमने बताया था कि बाबर ने सबसे पहले क्या किया था? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले जो है हिंदुस्तान शब्द प्रचलित तो हो गया था 13वीं शताब्दी में ही, लेकिन जो बाबर आया था तो बाबर क्या किया? पूरे क्षेत्र के लिए, जो भी इधर का क्षेत्र था, पूरा भारत का, जो अभी हम लोग भारत देखते हैं, बांग्लादेश, अभी का पाकिस्तान, ये सब मिला कर के इसको पूरे क्षेत्र को बाबर बोला था हिंदुस्तान। उससे पहले हिंदुस्तान प्रचलित था, लेकिन ये मुख्य रूप से नॉर्थ साइड का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे कि एक पुस्तक है तहकीक ए हिंद, एक पुस्तक है तहकीक ए हिंद, जिसका लेखक है अलबेरूनी। ठीक है, तहकीक एक मिनट हिंद ऐसे होगा, इसका लेखक है अलबेरूनी। और एक पुस्तक है जो बाबर लिखा था, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तो उसका भी अनुवाद फारसी में जब अनुवाद किया गया था तो उसका नाम पड़ा था बाबरनामा। तो दोनों फारसी इतिहास ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जानकारी जो है ना वो तहकीक हिंद से मिलती है। तो यहाँ पे हम इसको तहकीक हिंद आंसर ज़्यादा उचित मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ था। आपको याद होना चाहिए किस धर्म के लोगों द्वारा? तो अरब के द्वारा। 7वीं सदी में अरब आए थे, 7वीं 8वीं सदी के आसपास में, 7वीं सदी मान लीजिए। तो जो अरब के लोग थे, अरबी नहीं, अरब के जो लोग थे उनके द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। ये उधर ही रह गए थे, सिंधु के क्षेत्र के आसपास, सिंध में, जो आजकल का पाकिस्तान का क्षेत्र है, सिंध, वहाँ पे। भारत में कागज़ का प्रयोग किस शताब्दी के आसपास हुआ? तो भारत में कागज़ का प्रयोग 13वीं में हुआ, याद है, 13वीं शताब्दी में। आविष्कार तो इसका चीन में हुआ था 16वीं शताब्दी में, लेकिन भारत में प्रचलित हुआ था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। और हमारा अगला प्रश्न है जोड़े बनाइए, यानी कि मिलान करना है। ये देखिए, राजतरंगिणी मिलाया हुआ है। राजतरंगिणी किस चीज़ का इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास है। भक्ति संत दरिया साहब एक भक्ति संत थे, बिहार के शाहाबाद जिले से। मान सिंह तबकात नासिरी, बताए थे फर्स्ट क्लास में ही। तबकात नासिरी क्या था? एक पुस्तक था जिसमें बिहार का नाम का जिक्र मिलता है सबसे पहले। ठीक है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, और मानसिंह ने बैकटपुर का शिव मंदिर बनवाया था, मानसिंह ने, याद होना चाहिए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन से आगे चलते हैं। और हमारा क्या प्रश्न है? अच्छा, अब ये लिखने वाला प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िएगा, सबका आंसर मिलेगा। मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए। तो ये जो धोती, साड़ी, पगड़ी, कुर्ता, ओढ़नी, चादर, ये सब बहुत पहले से चला रहा है, मध्यकाल से ही। कुर्ता उर्ता तो इधर से इस्लाम धर्म का ही सब प्रचलित किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी जो भी उस समय का कपड़ा था, जैसे साड़ी है, साड़ी तो प्राचीन काल से ही है। पगड़ी है, धोती है, ओढ़नी है, और चादर जो हम लोग आज भी ओढ़ते हैं, वो भी चादर बहुत पहले से है। राजा महाराजा भी पहले इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए दो प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को बताइए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए, लेकिन आप लोग लिखिएगा तो लिखिए कि वस्त्र उद्योग में दो प्रमुख प्रौद्योगिकी में परिवर्तन निम्नलिखित है। इससे क्या हो जाए, आपका लाइन बढ़ जाएगा आंसर का। ठीक है, उसमें एक दे दीजिएगा, पहला चरखा और दूसरा धुनकी। चरखा क्या था? जो पहले तकली या गोल पहिए पे काम होता था, उसके जगह पे चरखा आ गया। तो अब ऐसे भी इसको लिख के बड़ा बना सकते हैं। और धुनकी, जो धुनिया, जो आजकल भी अब तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कभी कभी देखिएगा, जो धुनिया होता है वो एक उसमें लकड़ी का बना होता है, उसका फ्रेम, और उसमें एक कमान होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग धुनकी। उससे रुई को क्या करता है? महीन करता है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन। अगला, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इजी क्वेश्चन। और भारत में प्रचलित हुआ था 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखिए, वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? तो वनवासी जो है, वनवासी मतलब हुआ कि जो वन में रहते हैं। ठीक,
तो जब उस समय मध्यकाल में क्या हो रहा था कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा था, कहने का मतलब नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा था। तो जैसे कि कुदाल से पहले खेती होता था, लेकिन उसमें हल का आविष्कार हो गया था, ठीक है ना। सिंचाई के लिए रहत का इस्तेमाल होने लगा था, तो लोग खेती करने लगे थे ज़्यादा मात्रा में। तो जब ज़्यादा मात्रा में खेती करेंगे तो खेत चाहिए, और खेत के लिए वो लोग जंगल को काटना शुरू किए थे। तो वही लिखा हुआ है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण खेती योग्य भूमि की तलाश में जंगल को काटा जा रहा था, ठीक है। जब जंगल को काटा जाएगा तो वन में रहने वाला क्या होगा, वो लोग जंगल छोड़ेगा। तो वही बात है, इसलिए वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ा, ठीक। या फिर आप इसमें बोल सकते हैं कुछ जो जंगल के लोग थे वो खुद किसान बन गए, खुद खेती करने लग गए। तो इतना सारा चीज़ लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा आंसर जवाब देना है। गंगा जमुनी संस्कृति से क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखा चुके हैं पहले पॉइंट में, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोल देते हैं। जैसे कि अरब लोग आया था भारत में, इस्लाम धर्म आया, और धीरे धीरे करके और भी लोग आए, तुर्की, अफ़गान, है ना, फारस, सब सब तरफ के मुसलमान आए। और ये मुसलमान आए, यहाँ पे रहने लगे, घुल मिल गए। तो यहाँ के जो लोग थे और वहाँ का जो लोग था, दोनों मिल कर रहने लगा आपस में। दोनों अलग अलग धर्म का है, लेकिन आपस में रहता था साथ में। तो इससे एक नया तरह का कल्चर विकसित हो गया, एक नया तरह का संस्कृति विकसित हो गया। उसी संस्कृति को हम लोग बोल देते हैं गंगा यमुना संस्कृति या गंगा यमुनी संस्कृति, ठीक है। आजकल भी सुनते होंगे आप इसको, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। कहने का मतलब वैसा तहजीब जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहता हो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को चिन्हित करें। तो 8वीं शताब्दी के आसपास क्या परिवर्तन हुए, कहने का मतलब मध्यकाल में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 8वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि बड़े साम्राज्य का विघटन हो गया था। आप देखेंगे कि बड़ा साम्राज्य जो हर्षवर्धन का काल था, 6 में पढ़े होंगे, वहाँ तक एक बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद छोटा 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 राज्य सब विकसित होने लगा। इसी समय राजपूत का भी उदय हुआ, इसी समय अरब लोग आया था 7वीं सदी में। तो वही ना, एक दिन थोड़ी ना आता है, 7वीं सदी 8वीं सदी में लोग आया होगा। तो अरब के आगमन से इस्लाम धर्म आया, एक नई संस्कृति विकसित हो गया, कृषि में परिवर्तन हो गया, उद्योग में परिवर्तन हो गया, जैसे चरखा का इस्तेमाल होने लगा उद्योग में, है ना। कृषि में हल का इस्तेमाल होने लगा। युद्ध के लिए घोड़ा के प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा था। पहले घोड़ा पर बैठता था लोग, कपड़ा पर बैठता होगा बांध के, ठीक है। और उसका लोहा का रकाब आने लगा, जिससे बैठने में उसको आसानी हुआ। यही सब परिवर्तन हो रहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत थे। अच्छा, स्रोत मतलब जहाँ से हम लोग को कोई चीज़ का जानकारी मिलता है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, एक मिनट सॉरी, कि प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत थे। तो हाँ बिल्कुल थे, क्योंकि प्राचीन काल में कागज़ का आविष्कार भारत में नहीं हुआ था, ठीक। कागज़ का आविष्कार चीन में हो चुका था, लेकिन भारत में प्रचलित नहीं हुआ था। लेकिन मध्यकाल जब आया तो कागज़ क्या हो गया था, प्रचलित हो गया था। तो जब कागज़ रहेगा तो उसमें लिखा पढ़ी का काम में होगा ज़्यादा, पुस्तक भी ज़्यादा हो सकता है, यात्रा वृत्तांत हो सकता है, या फिर जो राजा अपना काम काज करेगा वो उसका रिकॉर्ड हो सकता है। तो इस तरह से मध्यकाल में क्या है, अध्ययन के लिए स्रोत हम लोग के पास ज़्यादा था, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, हाँ प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत है, क्योंकि मध्यकाल में कागज़ का प्रचलन बढ़ा, जिसके कारण पुस्तकों और दस्तावेजों की मात्रा में वृद्धि हुई। छोटा सा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार क्या करते होंगे। तो आप देखिएगा कि जब ऐसा परिस्थिति आया था, क्लास में अपन बताए थे, याद होगा, या फिर पिछले वीडियो में बताए हैं, कि जब ऐसा परिस्थिति आता है कि जब एक ही घटना हो और उस पर दो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात लिख रहा हो, ठीक है। जैसे कि वो उदाहरण दिए थे तब कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, वो दिल्ली से अपना राजधानी तुगलकाबाद ले जाता है, तो उसके पीछे क्या क्या घटनाक्रम होता है, इसको दो इतिहासकार अलग बात लिखता है। एक लिखता है निगेटिव, एक लिखता है पॉजिटिव। एक लिखता है राजा अपना मनमानी कर रहा था, एक लिखता है कि राजा अपना शासन की सुविधा के लिए कर रहा था। तो किसका बात सही माने। तो ऐसे परिस्थिति में ना इतिहासकार क्या करते हैं, और सोर्स खोजते हैं और स्रोत खोजते हैं, और जिसका जिक्र बार बार मिलता है उसी को सत्य मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई क्योंकि एक व्यक्ति कोई गलत लिख सकता है, बार बार जिसका जिक्र मिल रहा है इसका मतलब लोग उसको सच ज़्यादा मान रहे हैं। तो हम लोग भी या फिर इतिहासकार भी उसी को सच मान लेते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग लिखेंगे, उपरोक्त परिस्थिति में यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग लिखेंगे जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में, ताकि आपको क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक। इतिहासकार अन्य स्रोत को देखते हैं, जिसका जिक्र बार बार होता है उसको सत्य मान लेते हैं, ठीक। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।